नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी वसीम। आज 28 फरवरी को सर्वप्रथम देश के बाल वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, शिक्षक एवं समस्त विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, विज्ञान दिवस दो अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जी हां, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस, जो समूचे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए समूचे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन 28 फरवरी हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन जी की स्मृति में 1987 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मित्रों, आज सर सीवी रमन को शत नमन करना मैं समझता हूं देश के हर नागरिक का, हर युवा का, हर बच्चे का कर्तव्य बनता है। सर सीवी रमन जो एक भौतिक शास्त्र के तो थे ही, लेकिन विज्ञान के अपार प्रतिभा के धनी थे। मैं समझता हूं उनको जितनी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी ही कम है। 28 फरवरी 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या इस दिन सर सीवी रमन सर का जन्म हुआ था? जी नहीं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म दिवस 7 नवंबर 1888 है। 7 नवंबर 1888 को सर सीवी रमन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक शहर में पैदा हुए थे। लेकिन चूंकि 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन सर का जन्म दिवस 7 नवंबर है, ईयर 1888 है। चूंकि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज सर सीवी रमन ने की थी, इसीलिए 1987 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारे देश के युवा, किशोर एवं बालक और वयस्क सभी सर सीवी रमन से प्रेरणा लेकर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के वैज्ञानिक आयाम को आगे बढ़ाएं। एक संक्षिप्त जीवनी पर जरा दृष्टिपात करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, सर सीवी रमन सर का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, वहां एक शिक्षक के परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन 1988 में सीवी रमन सर का जन्म हुआ था और 1892 में उनके पिता को विशाखापट्टनम में भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में चयन कर लिया गया था। पूरा परिवार विशाखापट्टनम शिफ्ट हो गया था और सर सीवी रमन की स्कूल एजुकेशन विशाखापट्टनम से हुई थी। उसके बाद चेन्नई, जो पहले मद्रास के नाम से प्रसिद्ध था, वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बी और एमए की डिग्री प्राप्त की थी। संस्कृति और विज्ञान विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने संस्कृति और विज्ञान दोनों को ही अपनी बुद्धि के उपयोग से इतना बलशाली बनाया था कि आज समूचा विश्व सर सीवी रमन को नतमस्तक होता है। सर सीवी रमन एमए कह दूं, एमएससी कह दूं, उस समय एमए कहा जाता था। एमए करने के बाद तुरंत इंडियन फाइनेंस सर्विस के माध्यम से कलकत्ता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद पर स्थापित हो गए थे और इंडियन फाइनेंस सर्विस, भारतीय वित्त सेवाएं, जिनका संबंध विज्ञान से बिल्कुल नहीं है, उसमें कलकत्ता में उनका पोस्टिंग हुआ था। 1907 में कलकत्ता में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज में सर सीवी रमन ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। लेकिन जो विज्ञान का विद्यार्थी होता है, बचपन से ही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक विज्ञान का आयाम और नया आयाम स्थापित करने का एक दृष्टि या दिव्य दृष्टि
मस्तिष्क में रहती है। ठीक इसी तरह सीवी रमन सर पूरी तत्परता से असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल पद पर कार्यरत थे, काफी हायर पोजीशन थी। लेकिन कैलकाटा में रहते हुए जब वो एक बार ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तब उनकी नजर उस महान इंस्टीट्यूट पे पड़ी जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कहते हैं। जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस आज डीएसटी की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी कैलकाटा में है। और आप सोच लीजिए, जब 1907 में सर सीवी रमन सर ने उस पर दृष्टिपात किया था, उस समय भी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस कार्यरत था। वहां जाकर उन्होंने परमिशन ली कि मैं अकाउंटेंट जनरल के पद पे, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल कह दूं, कार्यरत हूं, क्या मुझे कुछ अनुसंधान कार्य की परमिशन मिल सकती है? जब विल होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तुरंत परमिशन मिल गई। सर सीवी रमन ऑफिस से छूटने के बाद कैलकाटा के इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में जाते थे और वहां अपने प्रयोग करते रहते थे। बीच में उनका ट्रांसफर नागपुर हुआ था, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हुई थी, लेकिन 1911 में पुनः उनका पोस्टिंग कैलकाटा में हो गया था और वही इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से अपने दिमाग में जो एक उनकी दिव्य दृष्टि थी उसको साकार रूप करने में लगे हुए थे। इसी मध्य 1917 में, आपको मालूम है कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, 1917 में आशुतोष मुखर्जी वहां के वाइस चांसलर थे और वो इतने बढ़िया प्रशासक थे, देश में जहां कहीं उनको कोई अच्छा शिक्षक या वैज्ञानिक दिखाई देता था, तुरंत उसे आमंत्रित कर लेते थे। आचार्य पीसी रे सर को भी प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा से कैलकाटा यूनिवर्सिटी राजा बाजार साइंस कॉलेज में आशुतोष मुखर्जी लेके आए थे और सर सीवी रमन को भी 1917 में सर आशुतोष मुखर्जी एक कुशल प्रशासक का परिचय देते हुए कैलकाटा यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज राजा बाजार में लेकर आए थे। सतत लगे हुए थे अपने कार्य में, लेकिन चूंकि जब विश्वविद्यालय में आ गए थे तब इंडियन फाइनेंस सर्विस को छोड़कर, जो कि उस समय बहुत हायर पोजीशन पे थे, उन्होंने एक कम वेतन पे शिक्षक का पद ग्रहण कर लिया था। और यही एक शिक्षक की विशेषता होती है, पैसा कभी नहीं देखता, वो एक शिक्षक बनना पसंद करेगा चाहे सुविधाएं मिले या ना मिले। अपनी इस योग्यता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करके प्रकाशित किया था। और हम सबको मालूम है उनके इस रमन प्रभाव के लिए 1930 में विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित भौतिक शास्त्र का नोबेल प्राइज उन्हें मिला था। 1930 में नोबेल पुरस्कार लेकर मैं समझता हूं सर सीवी रमन साहब ने नोबेल पुरस्कार को सुशोभित किया था। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ना वो केवल पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सर सीवी रमन, मैंने आपसे कहा उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। यदि मुझसे कहा जाए रमन प्रभाव क्या है, मैं छोटे बच्चों के लिए यही कहूंगा, किसी भी पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो आदान प्रदान की क्रिया होती है उस क्रिया को हम रमन प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा यदि हम हायर लेवल पे आए, मैं पूर्णतः साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं कह रहा, बहुत साधारण भाषा में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। जब भी किसी अणु के पारदर्शी माध्यम से प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया जाता है, तब वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसका अधिकांश भाग है वो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ अपरिवर्तित हो जाती है। लेकिन उसका बहुत छोटा सा भाग ऐसा होता है जो अपनी वेवलेंथ में इंसिडेंट लाइट से थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। जब वेवलेंथ बहुत छोटा सा भाग, बड़ा भाग है वो ऐसा निकल जाता है, बहुत छोटा सा भाग जो अपनी वेवलेंथ में परिवर्तित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में भी परिवर्तन होगा, उसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है। और क्यों ऐसा होता है? जब भी हम किसी अणु में से लाइट को पास करते हैं तो अणु में कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। उस वाइब्रेशन के बीच
जो कुछ प्रकाश के भाग का तरंग दैर्ध्य इंटरेक्ट करती है, उससे उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और इसी को रमन प्रभाव कहा गया था। मैं समझता हूं सर सीवी रमन पूरी तरह इंडिजीनियस वैज्ञानिक थे। विदेश में जाके कुछ भारतीयों में, मैं ये नहीं कहूंगा अनेक भारतीयों ने, ये एक अपने आप में मिथ्या होगा, कुछ भारतीयों ने विदेश में जाकर अच्छा काम करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चाहे चंद्रशेखर वेंकट रमन सर के भतीजे हों, 1983 में उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। हरगोविंद खुराना साहब ने नोबेल प्राइज किया था। अनेक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विदेश में जाकर वहां की सुविधाओं का लाभ उठाकर विज्ञान में अनुसंधान करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। लेकिन शुद्ध रूप से कैलकाटा के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में कार्य करके रमन प्रभाव पर नोबेल पुरस्कार लेना, मैं समझता हूं सर सीवी रमन को अन्य सभी भारतीय नोबेल लॉरेट से बहुत ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। उनकी महानता कि उन्होंने अपनी संस्कृति से कभी संबंध नहीं छोड़ा था। वो सदैव अपनी संस्कृति के पालक थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम आपने सबने सुना हुआ है। भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान, द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, 1904 में स्थापित हुआ था। 1933 में सर सीवी रमन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का डायरेक्टर बना दिया गया था। 1936 में उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। देश के महान सपूत को, देश के महान रत्न को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद लेनिन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत मां के सच्चे सपूत सर सीवी रमन एक आदर्श के पात्र हैं। मित्रों, सर सीवी रमन का जो योगदान विज्ञान में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, भौतिक शास्त्र में है, वो आने वाले जब तक पृथ्वी चलेगी तब तक उनका स्मरण करवाता रहेगा। 1987 से हमने सर सीवी रमन के 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत की थी और सतत बना रहे हैं। और हर साल एक थीम रखते हैं। गत वर्ष ये थीम थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। जी हां, मैंने आपसे कहा था सर सीवी रमन ने पूरी जिंदगी जब तक शोध कार्य किया, चाहे रमन प्रभाव या अन्य शोध कार्य हो, पूरी तरह भारतीय तकनीक या इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से किया था। गत वर्ष का जो थीम थी वो भी यही थी कि यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इस बार का 2025 का जो 2025 की साइंस डे की थीम है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। जी हां, विकसित भारत के लिए भारतीय युवाओं में उस नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना जो वो विज्ञान एवं इनोवेशन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सके। मैंने आपसे कहा था 2024 का था यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। मैं समझता हूं यदि मैं गहराई में जाऊं, वो टॉपिक बहुत आसान था, वो थीम बहुत आसान थी, लेकिन जब मैं 2025 की थीम को गहराई से सोचता हूं या मेरे देश के शिक्षक और वैज्ञानिक स्वयं सोचेंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे मस्तिष्क में उभर के सामने आती है। इस बार की थीम यह है कि देश के युवाओं को विकसित भारत के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना ताकि वो विज्ञान और इनोवेशन के क्षेत्र में समूचे विश्व को एक लेसन, एक सीख और एक मार्गदर्शन प्रदान कर सके। मित्रों, थीम दिखने में बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 24 की थीम यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत बहुत आसान थी। चूंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं, मैं समझ सकता हूं इस बार की जो थीम है केवल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नहीं है। इस बार की थीम है देश के युवाओं को ग्लोबल लेवल पर उस स्थिति में लाकर खड़ा करना ताकि वो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में समूचे विश्व को लीडरशिप प्रदान कर सके। ये थीम दिखने में बहुत आसान है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है। विद्यार्थी कभी साधारण नहीं होता, विद्यार्थी प्रतिभा का धनी होता है।
एक शिक्षक होता है जो उस विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचान कर उसको उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद जी भी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को रामकृष्ण परमहंस जी ने पहचान कर उनको एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया था। शिक्षकों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। लास्ट ईयर की जो चुनौती थी, यूज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, वो मैं समझता हूं आईआईटीज के लिए या जो भी हमारे यहां लेबोरेटरीज चाहे सीएसआईआर की हैं, डीएसटी के लिए, उनके लिए एक चैलेंज था। लेकिन इस बार का चैलेंज देश के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पर है। किस तरह वो देश के युवा को विकसित भारत में एक ग्लोबल लेवल पे साइंस और इनोवेशन का टीचर बना के खड़ा कर सकते हैं। मित्रों, बहुत कठिन है ये लक्ष्य, लेकिन कोई चीज प्रयास करने से कठिन नहीं रहती। यदि मेरे देश के शिक्षक या हम सब शिक्षक प्रयास करेंगे, देश की युवा पीढ़ी जो 2025 की थीम है आज के युवा दिवस की, वो ग्लोबल लेवल पे साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में एक बेहतरीन लीडरशिप प्रदान करेगी। उसके लिए शिक्षकों को कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। उसके लिए जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों में प्रायोगिक कार्य आजकल एक औपचारिकता बन गई है, उस औपचारिकता को समाप्त करते हुए, फॉर्मेलिटी को समाप्त करते हुए विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो साइंस और इनोवेशन में नए आयाम स्थापित करें। सरकार के सामने भी चुनौती है। वो समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक दे दें, जितने चाहिए उतने नहीं दे सकते, उनके 75% तो दे दे, तब भी हम ऐसे युवा विकसित कर देंगे जो साइंस एंड इनोवेशन में देश को आगे बढ़ाकर समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर सकेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस, इसको भी हमें दूर करना होगा। विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, जिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करके ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल और यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस दोनों के कोलैबोरेशन से हो, एक ऐसी टेक्निक कॉलेज और यूनिवर्सिटी विकसित करें ताकि फाइनेंशियल क्रंच को खत्म करते हुए वास्तव में जो 2025 में आज की जो थीम है कि देश के युवा को विकसित भारत में विज्ञान एवं इनोवेशन के क्षेत्र में एक नेता बनाना, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता उस युवा में प्रदान करना, यह शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं आज विज्ञान दिवस के रूप में हम सब शिक्षक और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि जो 2025 की सुंदर थीम है, हम उन मूलभूत सुविधाओं को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल में प्रदान करके वास्तव में इस देश के युवा में टैलेंट की कमी नहीं है। यह मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं, 36 साल मैंने पढ़ाया है। भारतीय युवा सर्वश्रेष्ठ युवा है, भारतीय युवा का मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ है और इनोवेशन में भारतीय युवा सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें सुविधाएं और मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं समझता हूं मेरा यह संदेश सभी युवाओं को प्रेरित करेगा और हम वास्तव में 2025 के संकल्प को पूरा करते हुए विकसित भारत में ग्लोबली या ग्लोबल लेवल पे ऐसे युवा सामने लाएंगे जो समूचे विश्व का मार्गदर्शन करके फिर एक बार सोने की चिड़िया भारत को बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।